गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू आर गुड एंड हेल्दी। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर एंड क्लासेस विद सिद्धि परीक्षा। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है। हाँ, आवाज़ आ रही है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। वैसे तो थंबनेल से थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि थोड़े से इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज के। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक स्टडी है और उस स्टडी ने रिवील किया है कि अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज का क्या क्या इफेक्ट है। अब स्टडी के दौरान बहुत ही ज़्यादा की फाइंडिंग्स भी हुई हैं कि क्या क्या रिपोर्ट में बताया गया है, क्या क्या स्टडी ने रिवील किया, सब कुछ उस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, आसानी से। और इसके अंदर अर्बन हीट आइलैंड की भी बात हुई है। अर्बन हीट आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में, उसको भी देखेंगे कि बेसिकली ये इफेक्ट होता क्या है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पे सीधा हमारा होगा एकदम से टारगेट। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, एक से दो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद दोबारा से चल देंगे एक रिपोर्ट पे जो कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अब कल ही हमने पढ़ा कि एक रिपोर्ट जो एक पॉलिटिकल पेपर पब्लिश किया था, किसकी तरफ से पब्लिश हुआ था? वर्ल्ड बैंक की तरफ से पब्लिश हुआ था। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था पंचायत के बारे में। अब कल भी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था, आज भी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट दोनों अलग अलग है, बट वर्ल्ड बैंक ने ही पब्लिश करी है। जैसे कि यूनेस्को बहुत ज्यादा न्यूज में, सो यूनेस्को हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, सो ये रिपोर्ट कौन सी है? ये है ग्लोबल पर्सपेक्टिव रिपोर्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे बेसिकली कौन सी रिपोर्ट है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की कौन सी की फाइंडिंग्स और इस रिपोर्ट में बोला क्या है। सबसे ज्यादा रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आने के चांसेस है, की फाइंडिंग से ज्यादा नहीं पूछा जाता, पर सीधा पूछ ले जाते कि रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अर्बन हीट आइलैंड में। अभी इसकी छोटी सी कहानी है, पहले कहानी सुनते हैं कि कहानी क्या है। स्टडी की, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, सबको गर्मी लग रही है। ठीक है, तो अभी स्टडी हुई है और स्टडी ने क्या रिवील किया कि बेसिकली अर्बन हीट आइलैंड क्रिएट हो रहा है। कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? सिटीज में क्रिएट हो रहा है। अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट क्या होता है उसको समझने से पहले पहले समझते हैं कि स्टडी क्या है। सो लेट अस कंसीडर। अब हम समझते हैं कि मानो की सिटीज है, सिटीज में क्या हो रही है? तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। और उन डेवलपमेंट से क्या हो रहा है? बिल्डिंग्स बन रही है, आपको फैक्ट्रीज दिख रही है, नई नई फैक्ट्रीज से जो एग्जॉस्ट बाहर इमिशन दिख रही है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है, डेवलपमेंट की तरफ लोग जा रहे हैं, उससे क्या हो रही है? इस फैक्टर को बोला जाता है अर्बनाइजेशन। ठीक है, जब अर्बन एरिया में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लग जाए, बहुत ही ज्यादा लोग एडवांस डेवलपमेंट के तरीके ढूंढने लग जाए, तो उसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं। स्टडी ने बोला कि इंडियन सिटीज में इंडियन सिटीज में अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से, यही दो फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है? इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। यहां तक के 60%, 60% क्लाइमेट चेंज का कारण, इतनी ज्यादा गर्मी का कारण अकेला अर्बनाइजेशन है। अकेला ये डेवलपमेंट, ये बिल्डिंग से इतने बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, यही कारण है। अकेला किसका कारण है? ये अर्बनाइजेशन का कारण है। क्या? क्लाइमेट चेंज। अब आगे की फाइंडिंग समझने से पहले हम समझते हैं कि बेसिकली अर्बन हीट आइलैंड क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, सो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट अगर आपको समझ आ गया, तो इस पूरी रिपोर्ट को आप समझ लोगे। ठीक है, किस रिपोर्ट में जो भी बोला जा रहा है। सो उससे उसके लिए अगली अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है। सो लेट अस कंसीडर कि मानो अब एक सिटी कैसे डिजाइन होती है। ठीक है, आप चंडीगढ़ का एग्जांपल ले लो। ठीक है, मानो कि ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से आप थोड़ा थोड़ा बाहर जाते जाओगे तो पंचकूला दिखेगा, पंचकूला से थोड़ा सा बाहर जाते जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे गांव स्टार्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही वो गांव स्टार्ट होने लगते हैं, सो सिटीज कैसे डिजाइन होती हैं? बीच में होगी बिल्कुल एक सिटी, सिटी के आउटस्कर्ट्स पे होती है कुछ फैक्ट्रीज। आपने देखा होगा मेन सिटी के कभी भी सेंटर में कोई फैक्ट्री नहीं होती। ठीक है, उसके आउटस्कर्ट्स पे फैक्ट्री होती है। अब मेन सिटी यहाँ पे है, इसके यहाँ पे होगी आउटस्कर्ट्स, वहां पे होगी फैक्ट्रीज। उसके बाहर अगर देखा जाए तो उसको बोला जाता है सब अर्बन जोन। मतलब वहां पे इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होती, बट फिर भी डेवलपमेंट के तौर पे वहां पे अच्छी खासी दुकानें, अच्छी खासा बाजार, मार्केट, सब कुछ होने को मिलता है। और उसके बाद होता है एक रूरल एरिया। रूरल एरिया का मतलब होता है जहां पे लोग अपने गाँव में रहते हैं, खेतों में काम करते हैं, सब कुछ होता है। सो ऐसे होता है एक स्ट्रक्चर, ऐसे बनता है एक चार्ट। अब इस चार्ट के अंदर आप बताइए मुझे कि ये जो सिटी होगी, इस सिटी के ऊपर आप देख रहे हो कि ये रेड रेड लाइन है, इस सिटी के ऊपर ये रेड रेड लाइन है। अब ये रेड लाइन का मतलब क्या होता है? मतलब इस सिटी के अंदर जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पे एसी चल रहे हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं, ये जो यहाँ पे एग्जॉस्ट कर रही हैं, जो बाहर निकाल रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ज्यादा हीट आपको होने को मिलेगी। इसका कारण क्या है? पहला, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स में काले शीशे, एसी। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो दिन के टाइम में जो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर देते हैं, जो रात को भी क्या हो जाता है, इवेपोरेशन के रेट को डिक्रीज कर देती है ये वाली चीज। ठीक है, पहला कारण ये। दूसरा कारण यहाँ पे निकल के आता है, इतनी ज्यादा गर्मी होने का सिटी के सेंटर में होता है लेस इन ग्रीनरी। अब आप खुद देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को अगर कहीं पे एक्स्टेब्लिश करना है तो वहां पे पेड़ तो कटेंगे।
पेड़ कटेंगे तो बेसिकली वो डायरेक्टली इफेक्ट किस पे पाएगा, क्लाइमेट चेंज पे डालेगा। सो इसीलिए देखा गया है कि सिटीज के बीच में ज्यादा गर्मी होती है, अगर उससे बाहर हम जाते जाए तो गर्मी में थोड़ा थोड़ा सा फर्क दिखने लग जाता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 10-15 डिग्री का फर्क दिखेगा, बट 1-2 डिग्री का फर्क दिखना पड़ जाता है, और 1-2 डिग्री का फर्क ही बहुत बड़ा फर्क होता है। और जब आप गाँव में पहुंच जाते हो, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे खेत हैं, आपको आप देखोगे कि गाँव में कौन सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ही नहीं। गाँव में कितने घरों में एसी होते हैं, ज्यादातर एसी होते नहीं लोगों के घरों में। यहाँ पे जो क्लाइमेट होगा वो होगा अच्छा, थोड़ा अच्छा। और इस इफेक्ट को कि सिटी के बीच में ज्यादा गर्मी है, बाहर गर्मी कम है, इस पूरे इफेक्ट को जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं ये होता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ठीक है, एक अलग ही आइलैंड बन गए यहाँ पे जहां पे ज्यादा गर्मी है। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस अपने इस टॉपिक पे और देखते हैं कि स्टडी ने क्या रिवील किया। तो स्टडी ने यही रिवील किया कि ज्यादा इंडियन सिटीज में अर्बनाइजेशन होने की वजह से, मोस्ट प्रोबेबली उसने टायर 2 सिटीज की बात करी थी, कि वहां पे क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, बहुत गर्मी हो रही है। और ज्यादातर अफेक्ट का कारण कौन है, अर्बनाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, और कुछ कारण इन रिपोर्ट्स ने बताए थे जिसकी वजह से आइलैंड हीट होता है, जैसे कि कंक्रीट। अब कंक्रीट क्या होता है, आपने देखा होगा कि मिट्टी के घर और कंक्रीट के घर में क्या फर्क होता है। जो कंक्रीट का घर होता है वो हीट को एब्जॉर्व कर लेता है, दिन के टाइम में जब वो हीट को एब्जॉर्व करता है, रात को वो हीट को रिलीज करता है, तो वो क्या करता है कि बेसिकली कूलिंग होने का टाइम ही नहीं देता, मौका ही नहीं देता वो। ठीक है, सो कंक्रीट पहला कारण हो सकता है। उसके बाद होता है रिडक्शन इन वेजिटेशन एंड ग्रीन स्पेस, जो कि मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन की भी एक्टिविटीज ऐसी होती है जो लीड करती है। और यही सारी चीजें यहाँ पे रिलेट करके बताई है, अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज को क्या किया, कंपेयर करके इस रिपोर्ट को क्या किया, पब्लिश किया है। और इंडिया बनता कैसे जा रहा है, कंट्री कैसे बनती जा रही है, यहाँ पे स्टेट कैसे बनती जा रही है। देखो पहले ऐसे ग्रीनरी हो रहा था, ये कहाँ पे देखो ऐसे इतनी ज्यादा कूलिंग आप कर लो कि आने वाले टाइम में ऐसे डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस हैं। सो बेसिकली इसीलिए मेजर्स लिए जाते हैं, इसीलिए काम किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, कि सब कुछ चले एक सस्टेनेबल वे में। इसी के साथ चलते हैं अगले टॉपिक पे और अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि एक डिजीज न्यूज में है, रिसेंटली नहीं बट फेब और मार्च के टाइम पे ये डिजीज जो थी अभी न्यूज में थी। डिजीज का नाम है ब्लू टंग से रिलेट करता है। ठीक है, सो आपको सिंपल सिंपल ये बताना है कि ये डिजीज कैसे इन्फेक्ट होती है, कैसे ट्रांसफर होती है, किसके थ्रू ट्रांसफर होती है। क्या वो वाटर के थ्रू, क्या कंटामिनेटेड वाटर होगा तब ये डिजीज लगेगी, या इंसेक्ट या फंगी या प्लांट्स। ठीक है, सो इस डिजीज के बारे में बताइए क्या है। इतना इस डिजीज की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। सो ब्लू टंग डिजीज है ये, छोटा सा नाम है, आसान सा नाम है, आप देख भी पा रहोगे वो ऐसे करके ना टंग थोड़ी ब्लू हो जाती है। अब इसका आंसर बताने से पहले थोड़ी सी इसकी स्टोरी बताता हूँ कि ये डिजीज सबसे पहले तो देखी गई थी साउथ अफ्रीका के अंदर। मैक्सिमम ज्यादातर डिजीज वहीं देखी जाती है क्योंकि वहां पे थोड़ी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं, तो साउथ अफ्रीका में डिजीज देखी गई थी। दूसरी बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट निकल के आती है वो ये कि अभी फिलहाल में ये टॉपिक निकल के आया था चाइना से। चाइना ने क्या किया था, ईरान से एनिमल्स को इंपोर्ट करवाना बंद कर दिया था। कौन से एनिमल्स को इंपोर्ट करवाना बंद किया था, रूमिनेंट्स एनिमल्स को। अब आप बोलोगे सर ये रूमिनेंट्स एलिमेंट्स क्या है। रूमिनेंट्स वो एनिमल्स होते हैं, इसको ले आओ, इसको थोड़ा सा आसान बना देते हैं सबके लिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ना आर्टिकल्स में यही वर्ड यूज हो रहा था। रूमिनेंट्स एनिमल्स कौन से होते हैं, वो एनिमल्स जो हर्बीवोरस होते हैं और वो अपने खाने के लिए प्लांट्स को खाते हैं, वो अपना पेट भरने के लिए प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि गाय, शिप, ये सब चीजें। ठीक है, जैसे कि हो गया आपके पास, आप बोल सकते हो शिप हो गई है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये प्लांट्स को खाते हैं। तो उन्हीं एनिमल्स को दे दिया जाता है दूसरा नाम और उनको बोलते हैं हम रूमिनेंट्स। तो फिलहाल शीप हो गया, कैटल हो गया, इन सब की कंजप्शन चाइना में होती है ज्यादा। चाइना में लोग थोड़ा चिकन वगैरह खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब इसका इंपोर्ट चाइना ने बोल दिया था भैया आप बंद कर दो, हमें इंपोर्ट नहीं करवाना ईरान से, क्योंकि ये बीमारी फैल रही थी। और इस बीमारी को देखा गया था कि सबसे ज्यादा अगर कोई एनिमल इस बीमारी से अफेक्ट हो रहा था वो थी शिप। तो शिप बहुत ही ज्यादा इससे क्या हो रही थी, अफेक्ट हो रही थी। सो इसीलिए इसका इंपोर्ट बंद करवा दिया और ये बन गई एक न्यूज का कारण। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि शिप को ये बीमारी किससे फैली या फिर ये बीमारी किससे फैल सकती है, सो ये बीमारी फैलने का कारण पानी नहीं है, ना ही प्लांट्स है, ना ही फंगी है। इस बीमारी फैलने का कारण है इंसेक्ट्स। जब इंसेक्ट्स को ये बीमारी लगी, इंसेक्ट्स ने काटा शिप को, शिप के थ्रू ये बीमारी फैल सकती है ह्यूमंस में। सो इसीलिए ये है ब्लू टंग डिजीज। इसके बारे में इतना आपको याद रखना है। इसी के साथ अगले टॉपिक पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि पहला इंडिया के अंदर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, पहला नॉर्थ ईस्ट का डीएनए बैंक बना है। डीएनए बैंक बना है पहला नॉर्थ ईस्ट का। आपको बस इतना बताना है कि इस डीएनए बैंक को बनाने में इन चारों में से किसका हाथ था, इन चारों में से किसका हाथ था, कौन रिस्पॉन्सिबल थे इस काम के लिए। और ये जो बैंक बना है ये पहला बैंक बना है कहाँ का, नॉर्थ ईस्ट का। और
कौन से इनिशिएटिव के अंदर बना है? ये बना है मेक इन इंडिया, कि हम जो भी बनाएंगे इंडिया में बनाएंगे, ठीक है। सो अब आपको बताना है इसके बारे में। सो इतना आप इसका आंसर सोचिए। साथ के साथ मैं आपको बता दूं, इस बैंक के अंदर एक ऑटोमेटिक मशीन लगी है, मतलब ऑटोमेटिक डीएनए इजेक्टर मशीन लगी है, जो कि काफी हेल्पफुल हो जाती है अपना मतलब ये काम आसान करने में। सो 10 सेकंड आपके पास है, सोचिए इसका आंसर। आप सही सोच पा रहे हो। इसका आंसर दिल्ली यूनिवर्सिटी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डी यू पी यू इसका आंसर नहीं है, बल्कि इसका आंसर है बनारस। सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने ये काम करके दिखाया है। सो इसका नाम याद रखना, क्योंकि कोई भी चीज जो पहली बार हो ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। इसी के साथ आगे चलते हो, रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। वो सिंपल सिंपल आपसे पूछ लेंगे कि अभी रिसेंटली 2024 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। रिपोर्ट का नाम है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। रिपोर्ट का नाम है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। किसने पब्लिश करी है? सिंपल सिंपल टिक मार के ना, वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट को पब्लिश किया है। और वर्ल्ड बैंक की कल की रिपोर्ट को भी आप याद रखना, ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक ने किया है। अब मैं बता देता हूं कि इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने बोला क्या है। छोटी सी बात बोली है, ज्यादा नहीं बोली, ठीक है। बहुत सी चीजें थी, बहुत सी की फाइंडिंग्स थी, पर मेजर इसका फोकस किस पे था? वर्ल्ड बैंक ने बोला कि पब्लिक इंटरेस्ट को इंक्रीज करो। पब्लिक को क्या करो? पब्लिक इंटरेस्ट को क्या करो? इंक्रीज करो। अब इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करो, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट को। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करो। इसमें क्या बोला है वर्ल्ड बैंक ने? वर्ल्ड बैंक इसमें कह रहा है कि सिंपल सिंपल, वो कंट्रीज जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर वो कंट्रीज अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगी एजुकेशन में, बिल्डिंग्स बनाने में, रोड्स कंस्ट्रक्ट करने में, या फिर वो इन्वायरमेंट लाइंस में, अगर कंट्री ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेगी, तो उस कंट्री को अपने आप को डेवलप्ड कंट्री बनाने में थोड़ी सहायता होगी। ये सारी चीज बोली गई है बाय, सॉरी ये सारी चीज बोली गई बाय दी वर्ल्ड बैंक। और यही सारी चीज मैंने यहाँ पे क्या कर दी है? मेंशन कर दिया है। सब कुछ यही यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि अगर आपको जल्दी इंप्रूवमेंट पानी है, अगर आपको अपनी इकोनॉमी में जल्दी इंप्रूवमेंट डालनी है, तो क्या करना है? आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो मेन फोकस किस पे लगाया है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। किसको करना चाहिए? डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि जो कंट्री डेवलप्ड हो चुकी है वो तो पहले से ही डेवलप्ड है ना। वहां पे तो पहले से ही रोड बने हुए हैं, वहां तो पहले ही बिल्डिंगें खड़ी हुई है, वहां पे तो पहले ही सब कुछ है। तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा सा अर्ज किया गया है कि आप ऐसे ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। ये बताया गया इस रिपोर्ट में। साथ के साथ वर्ल्ड बैंक ने कुछ रिकमेंडेशन दिया, रिकमेंडेशन दी है 3 ईज के ऊपर, ठीक है। यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बेसिकली जो अभी रिसेंटली इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, उसमें वर्ल्ड बैंक ने 3 ईज की बात की है। वो 3 ईज कौन से? ऑप्शन दे सकते हैं आपको। सो अगर 3 ईज की बात करूं, सो पहला ई का मतलब हो गया इनहांस्ड, ठीक है। पहले ई का मतलब हो गया एक्सपेंशन करो। किसकी एक्सपेंशन करनी है? फिस्कल पॉलिसी की एक्सपेंशन करनी है। किसकी एक्सपेंशन? फिस्कल पैसा। अब एक्सपेंशन करनी है फिस्कल स्पेस की, मतलब आप जो पैसे इकट्ठे कर रहे हो टैक्स से, इंप्रूव करो अपनी टैक्स कलेक्शंस को, टैक्स कलेक्शन को इंप्रूव करो। साथ के साथ में आप फिस्कल फर्म फ्रेमवर्क को इंप्रूव करो। सो पहला ई हो गया, आपको क्या करना है? बेसिकली आपको करनी है एक्सपेंशन। दूसरे ई की बात करूं, सो दूसरा ई वही है जो कि की फाइंडिंग है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली क्या करो आप? एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट दिखाओ, ठीक है। सो पब्लिक इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी दिखाओ। टैकलिंग करप्शन, करप्शन को टैकल करो, करप्शन ना होने दो, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, ये हो गया। अगर मैं तीसरे ई की बात करूं, तो वो हो जाता है इनहांस्ड करो अपना ग्लोबल स्पोर्ट को। तो इनहांस करो ग्लोबल स्पोर्ट को, ठीक है, सबके साथ अच्छा कोऑर्डिनेट होकर रहो। सो ये है 3 ईज, ठीक है। इन 3 ई को याद रखना आप। एक्सपेंशन हो गया, एफिशिएंसी हो गया, और इनहांसमेंट हो गया, राइट। इसी के साथ चलते हैं अगले टॉपिक पे। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगले टॉपिक तो ठीक है, सरप्राइज था आपके लिए। बेसिकली मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में 3 टॉपिक मेंशन किए थे, एक लास्ट टॉपिक होगा वो सरप्राइज होगा, बट उससे पहले ये थोड़ा बुक न्यूज में है, इस बुक के बारे में पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली गवर्नर जो थे किसके? गोवा के। उन्होंने गोवा की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, गोवा में क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इन सब के ऊपर एक किताब लिखी है। किताब का नाम है आपका हेवनली। हेवनली का मतलब हो गया भगवान की तरह, जैसे कि हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। सो ये है, इसके ऊपर बुक लिखी है। गवर्नर का नाम क्या है? सिंपल सिंपल बुक का नाम पूछ सकते हैं कि बेसिकली हेवनली आइलैंड ऑफ इंडिया, हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा किसने लिखी है बुक? सो बुक किसने लिखी है? यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे नाम लिखा हुआ है, सिद्धारन पिल्लई ने। किन्होंने लिखी है? सिद्धारन पिल्लई जी ने ये बुक लिखी है, राइट। इसी के साथ चलते आगे, ये बुक का नाम याद रखना। लास्ट टॉपिक पे आज के। अब ये टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में मेंशन नहीं किया था, क्योंकि ये थोड़ा सरप्राइजिंग टॉपिक था, क्योंकि ये अभी स्टडी हुई है रिसेंटली। सो आज लोकेशन का टॉपिक नहीं लेंगे, लोकेशन की जगह एक स्पीशीज का टॉपिक लेंगे। तो ये न्यूज में क्यों था? ये एक मैरीन एनिमल है, पहली बात।
दूसरी बात ये सोल्ट वाटर में रहना पसंद करता है। दो चीजें होगी अच्छे से। अब हमारे पता लग गया कि भैया ये तो एक मैरीन एनिमल है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे याद रखना है वो भी आइडिया बताऊंगा। बट पहले याद रखो एक मैरीन एनिमल है, दूसरी बात याद रखो ये सोल्ट वाटर में रहना पसंद करता है, ठीक है। अब स्टडी ने बताया कि कोरल रीफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ओशंस के लिए, अब स्टडी ने बताया कि अगर आपको कोरल कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करना है तो आप प्रोटेक्ट करिए सी कुकुम्बर को, क्योंकि अगर सी कुकुम्बर की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ये हेल्प करेंगे किसके लिए, कोरल के लिए, ये रिकवरी करवाएंगे कोरल रीफ की। क्यों रिकवरी करवाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले देख लेते हैं सी कुकुम्बर होता कैसा है। तो आप देख पा रहे हो इस तरीके का दिखता है, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, इसकी जो बॉडी होती है ना इसमें बम्स होते हैं, इसकी आईज नहीं होती, आप देख पाओगे तो इसकी आंखें नहीं होती, बट फिर भी इसके पास ऐसे टैक्टिक्स होते हैं जो ये अपने आप को डिफेंड कर लेता है जो इसको खाने वाले एनिमल्स होते हैं उससे, ठीक है। सो इस तरीके का दिखता है, ये काफी अलग सा ही है ये एनिमल, ठीक है, मैरीन एनिमल। अब अगर मैं इसकी फैमिली की बात करूं, सो उस फैमिली को याद करने का एक आइडिया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसके नाम में ही है एक आइडिया। सो हेलो थ्यूरो आइडिया, ठीक है। हेलो कैसे हो, हेलो करो, पहले हेलो करो। सो हेलो किया, होलो, ठीक है। सो होलो हो गया, इसके नाम में ही आइडिया है। सो इसको याद करने का आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है, नाम में ही आइडिया है। सो होलो थ्यूरो आइडिया। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये होगी इसकी क्लास। और अगर फैमिली की बात करूं, सो फाइलम, फैमिली कौन सी है इसकी, फाइलम यूरो इचिनोडर्मेटा, फाइलो इचिनोडर्मेटा है इसकी फैमिली, ठीक है। सो फैमिली से क्वेश्चन आ सकता है बट चांसेस कम है आने के। बट सी कुकुम्बर के बारे में ये जरूर पूछा जा सकता है कि ये कौन से शेड्यूल के अंदर है। सो अगर मैं इसके आयुसियन स्टेटस की बात करूं, सो ये शेड्यूल 1 में लाई करता है। कौन से में लाई करता है, शेड्यूल 1 ऑफ द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। सो ये इसमें लाई करता है शेड्यूल 1 के अंदर। मैरीन एनिमल है, सोल्ट वाटर में रहना पसंद करता है। साथ के साथ में देख लीजिए इसकी आईज नहीं होती, ना ही इसकी ब्रेन होती, ना ही ब्रेन है ना ही आई है, बट फिर भी ये अपने ऐसे टैक्टिक्स यूज कर लेते हैं कि ये अपने आप को नेविगेट भी करवा लेते हैं और डिफेंड भी करवा लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें भाई सी कुकुम्बर को प्रोटेक्ट करना क्यों है, कैसे ये हेल्प करेगा कोरल रीफ को क्या करने के लिए, दोबारा से रिप्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि इनको सी कुकुम्बर को बोला जाता है जेनिटर्स ऑफ द ट्रॉपिकल सीज। अब ये क्या मतलब हो गया यार, जेनिटर का मतलब क्या होगा, तो जेनिटर ऑफ द इसका मतलब होता है कि सी कुकुम्बर के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि ये ओशियन में रहकर अपने आसपास में जो गंदगी होती है ना, जैसे कि मिट्टी बोलो या वो बोलो गंदगी होगी, उसको ये सोख लेता है। अपन इसके एक बैग्स होते हैं, आप साइड में देख पा रहे हो, बैगी बैगी स्किन होती है, उसमें उसको स्टोर कर लेता है। साथ के साथ में जो डेड्स होते हैं जो नीचे पड़े होते हैं, ये उनके ऊपर फीड करते हैं, उनको खा सकता है, ठीक है। और उनको क्या कर देता है, बहुत ही माइन्यूट बना देता है। सो बेसिकली ये क्लीनिंग का काम करता है अगर बोला जाऊं, इसलिए इसको बहुत ही ज्यादा सही माना गया, क्योंकि अगर इसकी पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हुई तो थोड़ा सा जो ओशंस हो गए उसको ये साफ रखने में क्या करेगा, मदद करेगा, क्योंकि ह्यूमंस की एक्टिविटीज तो पहले ही उसको तबाह करती जा रही हैं, पोल्यूट करती जा रही है ओशंस को, ठीक है। सो इसीलिए इसको बोला जाता है जेनिटर ऑफ ट्रॉपिकल सीज। ये चीज याद रखना, ये आ सकती है एग्जाम के अंदर। इसका मतलब क्या है कि क्रूशियल रोल बताना इन द मेंटेनिंग एंड हेल्थ ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द मैरीन। अब जाते जाते यही चीज याद रखनी है आपको, और जाते जाते एक बार दोबारा देख लिए सी कुकुम्बर कैसा दिखता है। और इसी के साथ मिलते हैं कल दोबारा कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।